हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपकी जो कक्षा 8 का जो विज्ञान का पेपर 12 मई को होने वाला है, उसके 3 और 4 नंबर के जो क्वेश्चन है उनको, जो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, इससे पहले वाले वीडियो में हमें जो MCQ थे, इम्पोर्टेंट MCQ, उनको हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी जाकर देखिए। तो यहाँ पर देखो, आपके कुल, मैं बता देता हूँ, आपके कुल 12 क्वेश्चन जो है वो 3 और 4 नंबर के आने वाले हैं, यानी कि बहुत ही। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन भी अधिक आएंगे आपके। तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी थोड़े से अधिक है, तो आप एक बार इनको अच्छे से कवर कर लेना। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हम इस तरफ लिखेंगे थर्मोप्लास्टिक, इस तरफ लिखेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो यह ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सफलतापूर्वक मुड़ जाता है, यानी कि इस प्लास्टिक को अगर हम गर्म करते हैं तो वो आसानी से पिघल जाएगा और इधर उधर भी मुड़ जाएगा। लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक, उसमें क्या होगा, ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो इन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर हम इनको किसी सांचे में, जैसे कोई डिजाइन हमने बना दी, जैसे कोई प्लग है, बटन है, वो डिजाइन अगर हमने बना दी, तो इस तरह से ये जो प्लास्टिक है उसमें आप उसको कितना ही गर्म करो वो आपकी चेंज नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर देखो, उदाहरण देख लेते हैं थर्मोप्लास्टिक के, पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, PVC, इधर आ जाएगा बेकेलाइट और मेलामाइन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जैव निम्नीकरणीय एवं अजैव निम्नीकरणीय से क्या आशय है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैव निम्नीकरणीय, वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। इसके बाद अगला है अजैव निम्नीकरण, वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते, जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं। इसके बाद देखो, आपको एक 5R का सिद्धांत जो है वो आपको याद होना चाहिए। तो देखो, 5R का क्या है, उपयोग कम कीजिए, 1R यानी रिड्यूस, दूसरा है पुनः उपयोग कीजिए यानी कि रीयूज, और पुनः चक्रित करिए यानी कि रिसाइकल, और पुनः प्राप्त करिए यानी कि रिकवर, और एक लास्ट है उपयोग ना करना यानी कि रिफ्यूज। इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण हितैषी हो, यानी कि ये 5R का सिद्धांत है, आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद देखो, यहाँ पर मैंने पदार्थ और धातु जो हैं, अधातु, उनके उदाहरण और उनके गुण लिखे हैं, तो आप इसको पढ़ लेना एक बार। इसके बाद आता है हमारा धातुएं और अधातुओं के उपयोग। तो यहाँ पर देखो, इनके जो उपयोग हैं वो भी आप देख लेना। जैसे अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। और इसके बाद है अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। तो यानी कि ये अधातु है जिसका एंटीबायोटिक रूप में घाव पर लगाया जाता है। तो इस तरीके से आप इनका ये देख लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स क्यों पहनते हैं, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखो, इसका क्या कारण है, स्पाइक से घर्षण बढ़ जाता है, स्पाइक्स से फर्श पर मजबूत पकड़ हो जाती है, इससे फिसलने की संभावना नहीं रहती, अतः खिलाड़ी जो है वो स्पाइक्स पहनते हैं। इसके बाद अगला है, मशीनों में स्नेहक का प्रयोग क्यों किया जाता है। स्नेहक यानी कि जो घर्षण कम करने वाले पदार्थ हैं उनका उपयोग क्यों करते हैं। तो यहाँ पर देखो, स्नेहक दो सतहों के मध्य एक पतली परत के रूप में फैल जाता है। अब गति सतह व स्नेहक की परत के मध्य होती है, जिससे शुष्क घर्षण आर्द्र घर्षण में बदल जाता है। चूँकि आर्द्र घर्षण शुष्क घर्षण की तुलना में कम होता है, अतः मशीनों के विभिन्न अंगों के मध्य घर्षण कम करने के लिए स्नेहक का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन क्यों होता है। इसका राइट आंसर रहेगा, जूतों तथा चिकनी सतह के मध्य घर्षण बल अत्यंत कम होता है। तो इस तरीके से जब हम चिकनी सतह पर दौड़ते हैं तो हम सतह को उचित रूप से दबाने में असमर्थ होते हैं और इस प्रकार हम आगे की ओर गति के लिए उचित प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं कर पाते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण कम करने के उपाय लिखी है। तो देखो, घर्षण को निम्नलिखित तरीकों से कम किया जा सकता है। पहला लिखेंगे हम, सतह पर पॉलिश करके। तो देखो, घर्षण कम करने के लिए सतह को पॉलिश कर दिया जाता है, सतह का अनियमित भाग पॉलिश से भर जाता है और इस प्रकार घर्षण कम हो जाता है।
दूसरा है स्नेहक का यूज करके, तो स्नेहक का यूज हमने बता ही दिया आपको। इसके बाद तीसरा हम लिख सकते हैं धारा रेखीय आकृति प्रदान करके, यानी कि जब वाहन उच्च वेग के साथ गति करते हैं तो इन्हें वायु प्रतिरोध घर्षण का सामना करना पड़ता है। वाहन की गति पर वायु प्रतिरोध का प्रभाव करने के लिए इन्हें आगे से धारा रेखीय यानी कि जो चोंच की तरह, ठीक है, यानी कि आगे से थोड़ा सा पतला उसको कर दे, या सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण बदलकर। तो आपसे अगर पूछा जाएगा तो केवल 3 ही पूछे जाएंगे, तो आप 3 ही लिख देना। इसके बाद विद्युत लेपन किसे कहते हैं, इसके 2 उपयोग लिखिए। तो देखो विद्युत लेपन विधि क्या है, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की विधि को विद्युत लेपन कहते हैं। क्लियर। इसका देखो उपयोग क्या हो सकता है, मूल धातु को संसारण से बचाने के लिए, संसारण यानी कि उसको खत्म होने से बचाने के लिए, किसी धातु को आकर्षक तथा महंगा प्रतीत कराने के लिए। इसके बाद है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव बताइए। तो देखिए विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव हम 3 प्रभाव लिख देंगे। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। रासायनिक प्रभाव के फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु का निक्षेपण हो सकता है। विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। तो देखो स्वेटर उतारते समय घर्षण के कारण स्वेटर आवेशित हो जाता है। इन आवेशों के एक दूसरे के संपर्क में आने पर हुए आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। इसके बाद तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए। तो देखो तड़ित क्या लिखेंगे, तड़ित की गरज सुनते ही किसी मकान अथवा भवन में चले जाएं। दूसरा लिखेंगे, यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हो तो वाहन की खिड़कियां व दरवाजे बंद कर लें। इसके बाद वाहन की खिड़कियां बंद कर लें। इसके बाद है, यदि आप किसी खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफ़ी दूर खड़े रहें। जमीन पर न लेटें बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाएं। अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच रखें। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुत्तम लक्ष्य बन जाएंगे। इसके बाद देखो आपका एक है जो क्षुद्रग्रह पट्टी है, इसका आपको चित्र पूछा जा सकता है, नामांकित चित्र, तो आप इसको भी एक बार याद कर लेना। इसके बाद है भूकंप से बचाव के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो देखो भूकंप से बचाव के लिए हमें निम्न उपाय करने चाहिए। पहला, भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि वे बड़े भूकंपों के झटनों को सह सके। उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हो ताकि वे भूकंप निरापद हो। अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भूकंप निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा रहता है। यदि ढांचा गिरे तो अधिक सतही नहीं हो। अलमारियों आदि को दीवारों के साथ जड़ दें जिससे वे आसानी से गिरे नहीं। तो यहाँ पर देखो हमें केवल 3 या 4 कारण ही लिख देने हैं, तो 3 या 4 वो लिख देने बचाव के प्रकार। तो यहाँ पर और भी है, आप इसको पढ़ लेना एक बार। इसके बाद है पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र। तो ये देखो पृथ्वी की संरचना है, इसको भी आप देख लेना एक बार। इसकी और इस जो वीडियो की जो PDF है वो भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो वहाँ से आप इस PDF में इस चित्र को आसानी से देख लेना। इसके बाद है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण में उपयोग में लिया जाता है। यहाँ पर देखो ये कौन सा है, पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग सड़क निर्माण हेतु किया जाता है। तो ये आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन है। अगला है कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखो कोक के अभिलक्षण यानी कि कोक के कौन कौन से लक्षण हैं, हम कैसे पहचाने कि ये कोक है यानी कि कोयला है। यह एक कठोर संरंध्र और काला पदार्थ है। दूसरा, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कोक के उपयोग देखिए, कोक का उपयोग बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। इस्पात के औद्योगिक विकास में भी निर्माण में भी किया जाता है। कोक का उपयोग एक ईंधन के रूप में होता है। कोक बिना धुआं छोड़े जलता है, इसलिए यह एक अच्छा ईंधन है। कोक का उपयोग जल गैस तथा प्रोड्यूसर गैस जैसे गैसीय ईंधन बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखो पेट्रोलियम के विभिन्न संगठन और उनके उपयोग यहाँ दे रखे हैं। पहला दे रखा है द्रवित पेट्रोलियम गैस, इधर दे रखा है उपयोग।
तो ये किस में उपयोग होती है? घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। तो इस तरीके से आप ये जो पेट्रोलियम के संगठन है इनको आप देख लेना और इनके उपयोग भी आप याद कर लेना। यहाँ से 1 नंबर का आपका क्वेश्चन बनने की अधिक संभावना है। इसके बाद आती है हमारी खरीफ फसल, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो क्या है लिखेंगे इसमें? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। रबी की फसल शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी के फसल के उदाहरण हैं। इसके बाद एक उर्वरक एवं खाद में अंतर, ये भी आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इस एक तरफ लिखा है हमने उर्वरक और एक तरफ लिखा है खाद। तो उर्वरक में हम क्या देखेंगे? उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद क्या है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। यानी कि अपने घर पर जो हम कचरा वगैरह, गोबर वगैरह डालते हैं वो हमारी खाद होती है, और जो हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं वो हमारे उर्वरक होते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होती, और इधर क्या है? खाद से मिट्टी को हुमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। इसके बाद देखो खाद के लाभ, यानी कि जो जैविक खाद है उसके कौन कौन से लाभ है वो भी यहाँ पर आप इनको याद कर जाना। तो देखिए, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी के जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षण करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। ये आपका मेजर क्वेश्चन है, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, सिंचाई उचित समय एवं विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। और जल संरक्षण करने वाली सिंचाई की विधियाँ, पहले लिख देंगे हम छिड़काव तंत्र। तो इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। पादपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पादप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जिससे वर्षा हो रही है। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। अगला लिखते हैं हम ड्रिप तंत्र। तो देखो, इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इसमें पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। यह इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का वर्णन संक्षिप्त विवेचन कीजिए। तो इसमें क्या लिखेंगे? कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं, यानी कि प्रदूषित कर देते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे हैजा, सामान्य जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग आदि। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव अनेक जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण, मवेशियों में एंथ्रेक्स रोग जीवाणु द्वारा तथा गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। इसके बाद देखो, कुछ और भी दे रखे हैं इसमें, तो उनको भी आप पढ़ लेना। इसके बाद अगला है, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप जरूर याद करके जाना। देखिए, प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक कहलाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। अब देखो, प्रतिजैविक लेते समय क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए? तो देखो, डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक दवाइयाँ लेनी चाहिए और प्रतिजैविक दवा का कोर्स भी अवश्य पूरा करना चाहिए। इसके बाद है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो इसमें हम लिखेंगे, जैव विविधता का अर्थ है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां, हम इनका संरक्षण करने पर उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। जैव विविधता के कारण ही हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं तथा जंतुओं के
जीवन यापन के अनजान पहलुओं का अध्ययन हम उस क्षेत्र के जंतुओं को सुरक्षित रखकर कर सकते हैं। अतः जैव विविधता का संरक्षण अति आवश्यक है। इसके बाद है वन उन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या है। तो वन उन्मूलन के कारक, पहला है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, दूसरा है घरों एवं कारखानों का निर्माण, और तीसरा क्या है फर्नीचर बनाने वाली लकड़ी के ईंधन के रूप में उपयोग। इसके बाद एक है पशुओं के लिए अतिचारण, एक है प्राकृतिक कारण जैसे दावानल हो गया, भीषण सूखा हो गया। इसके बाद एक वनमूलन के प्रभाव, इसमें क्या हो सकता है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात का असंतुलन, अधिक बाढ़ें आएंगी, भूस्खलन हो सकता है, जलवायु परिवर्तन हो सकता है, वन में रहने वाले पशु पक्षियों का नष्ट होना या प्रवास करना, स्थानीय जल में कमी और भूमि की उर्वरता में कमी। इसके बाद है वन उन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है समझाइए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वन उन्मूलन से वर्षा दर कम हो जाती है क्योंकि पेड़ पौधे पर्यावरण में जल चक्र बनाए रखने के लिए मुख्य कारक हैं। पौधे मृदा से जल का शोषण नहीं करेंगे और बादल बनाने के लिए अपनी पत्तियों से जल का वाष्पन भी नहीं करेंगे। यदि बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा भी नहीं होगी। साथ ही हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों, इस तरीके से इसको पढ़ लेना एक बार आप। अगला क्वेश्चन है अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप क्या लिख सकते हैं, पहला लिखेंगे जागरूकता अभियान चलाकर, दूसरा लिखेंगे वन महोत्सव मनाकर, तीसरा लिखेंगे लोगों को नर्सरी में मुफ्त मिलने वाले पौधों के बारे में जानकारी देकर, जन्म दिवस शादी आदि पर लोगों को पौधे उपहार देने की सलाह देकर। इस तरीके से आप इनको देख लेना। एक है आपका एक ढोलक 4 सेकंड में, एक ढोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 या 4 नंबर में आपको ये देखने को मिल सकता है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, आवृत्ति बराबर लिखेंगे दोलनों की संख्या बटे समय सेकंड में बराबर। तो देखो दोलनों की संख्या कितनी है 40 है, तो 40 बटे 4 बराबर 10 आ जाएगा। और आवृत्ति को हम किस में मापते हैं, हर्ट्ज में, यानी कि HZ लिख देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आवर्तकाल। देखिए आवर्तकाल जो है वो कैसे याद करेंगे, 1 बटे में आवृत्ति। ठीक है, तो 1 बटे में आवृत्ति कितनी है हमारी 10 है। तो यहाँ पर देखो 1 में 10 का भाग देंगे तो 0.1 बार जाएगा, तो सेकंड अपना उत्तर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। तो यहाँ पर देखो ढोलक में कंपित भाग कौन सा होता है, तानित झिल्ली होती है। सितार में क्या होते हैं, तानित तार, यानी कि जो तने हुए तार, यानी कि उसमें लगे हुए तार हैं। बांसुरी में क्या होता है, वायु स्तंभ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है। इसको चालक बनाने के लिए इसमें से कुछ बूंदें भी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की मिला देनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट हमारे यहाँ पर लगभग जो 3 और 4 नंबर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पर कवर हो चुके हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ें, आपको इनमें से अधिकतर क्वेश्चन वहाँ पर मेन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।